हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हैं? बेटा आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर सेकंड बेटा पीपल एज ए रिसोर्स पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा, इकोनॉमिक्स का। बेटा इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको हम लोग देखेंगे। पीपल एज ए रिसोर्स कैसे होते हैं किसी भी कंट्री के लिए, उनसे क्या बेनिफिट मिलता है किसी कंट्री को, ठीक है ना बेटा। और साथ साथ इसमें एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। और बेटा लास्ट में इसकी जो है हम लोग बेटा एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। और जो भी क्वेश्चन आंसर हैं बेटा उनके अभी हम नोट्स से पढ़ाएंगे बेटा, तो उसमें सारे क्वेश्चन के आंसर इंक्लूड होंगे बेटा। और इसमें एक्सरसाइज नहीं है, इसलिए एक्सरसाइज हम नहीं करा पाएंगे, ठीक है ना। और हमारे जितने भी वीडियो बने हैं उसमें हमने सभी में लास्ट में एक्सरसाइज जरूर करवाया है, तो आप हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं बेटा, उसमें आपको एक्सरसाइज जरूर मिल जाएगी, ठीक है ना। बेटा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सभी वीडियो की लिंक प्रोवाइड करा देंगे, आप उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स नाउ बेटा हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर सेकंड पीपल एज ए रिसोर्स। बेटा सबसे पहले आप ये समझिए कि पीपल को हम रिसोर्स क्यों कहते हैं बेटा, ठीक है ना। तो बेटा देखा जाए तो पीपल एज ए रिसोर्स इसलिए कहा गया है क्योंकि पीपल्स भी किसी भी कंट्री के सबसे बड़े रिसोर्स माने जाते हैं, ठीक है ना। देखिए जब कोई किसी व्यक्ति को बेटा हम स्किलफुल बना देते हैं, किसी काम करने के योग्य हो जाता है, तब उसको बोला जाता है रिसोर्स, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन ए है बेटा, वो इधर उधर घूम रहा है, कोई काम करने के एबल नहीं है, हमने उसको सिखा दिया, वो कोई मशीनरी बनाने लगा, कपड़े सिलाई काम करने लगा, या वो एक अच्छा सा पढ़ लिख करके इंजीनियर बन गया, जो भी कुछ हो गया, मतलब कुछ यूजफुल हो गया, वो एक अच्छा सा वो वॉचमैन हो गया, गार्ड बन गया, पुलिस वाला, मतलब कुछ भी बन जाए, उसमें कुछ भी क्रिएटिविटी आ जाए, ठीक है ना। तब बेटा उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे वॉचमैन हो गया, रिक्शे वाला हो गया, ठीक है ना। और आपके जो टीचर हैं, जो डॉक्टर हैं बेटा, जो इंजीनियर हैं, ये सभी क्या हैं, आपके लिए रिसोर्स हैं। तो यहाँ पर कहा गया है पीपल एज ए रिसोर्स। तो किसी भी कंट्री के लिए बेटा जितने भी पीपल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं बेटा, वो क्या है, रिसोर्स हैं। क्यों? क्योंकि बेटा वो इनकम करते हैं, देश के लिए कमाते हैं, देश डेवलप करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको वही समझना है कि पीपल एज ए रिसोर्स कैसे हैं किसी भी कंट्री के लिए। तो पीपल एज ए रिसोर्स रिफर टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल्स इन टर्म्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम किसको शामिल करेंगे बेटा, वर्किंग, जो काम करने के योग्य हो, छोटे बच्चे नहीं। जैसे छोटे बच्चे हैं या वृद्ध हो गए हैं, बैठे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हम शामिल नहीं करते हैं। हमने क्या कहा, जिनसे कुछ न कुछ फ़ायदा हो, बेनिफिट हो, उनको हम इंक्लूड करते हैं रिसोर्स में। ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिविटी स्किल्स एंड एबिलिटी, वो अपनी बेटा स्किल से और एबिलिटी से कुछ न कुछ प्रोडक्ट करें, ठीक है ना। अब यहाँ पर स्किल एबिलिटी का मतलब ये हुआ जैसे कि हमने बताया कि कोई शॉप चला रहा है, ठीक है ना, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई मशीनरी चला रहा है, कोई हमारी देखभाल कर रहा है, तो ये सब हमारे लिए क्या है, रिसोर्स हैं। पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन कैन बी असेट्स रेदर देन लायबिलिटी, ठीक है ना। किसी भी कंट्री के जो पीपल्स हैं बेटा, वो उसकी संपत्ति है, उसके दायित्वों से ज़्यादा, ठीक है ना। संपत्ति मतलब होता है जैसे हमारी बंगला, हमारी गाड़ियाँ, हमारी भूमि, ठीक है, लैंड, हमारी सब हमारे लिए क्या है बेटा, असेट्स हैं। तो ऐसे पीपल भी क्या होते हैं बेटा, असेट्स होते हैं, ना कि वो हमारे दायित्व, ठीक है ना। व्हेन एग्जिस्टिंग ह्यूमन्स रिसोर्स डेवलप बाय बिकमिंग एजुकेटेड एंड हेल्दी इट टर्न्स इनटू अ ह्यूमन कैपिटल। जब हम ह्यूमन बींग्स को बेटा एजुकेटेड कर देते हैं और हेल्दी कर देते हैं, तो हमारे लिए क्या हो जाते हैं बेटा, एक रिसोर्स हो जाते हैं। अब देखो एजुकेटेड हमने किया तो कुछ ना कुछ काम करने लगे, ठीक ना। हेल्दी मतलब ये है जैसे वो आर्मी में आ गए, सेना में आ गए ना, पुलिस वाले बन गए, वॉचमैन बन गए, सिक्योरिटी गार्ड हो गए, तो वो भी तो हमारे लिए काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, तो वो भी बेटा हमारे लिए क्या हो गए, रिसोर्स हो गए। When existing humans resource is developed by becoming educated and healthy, it turns into human capitals. Human capitals is superior to other resources like land, physical capitals, uses these capitals and add value to them. तो यहाँ पर कहा गया है कि ह्यूमन जो रिसोर्स होता है बेटा, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है और रिसोर्स की अपेक्षा, जैसे कि लैंड है, फिजिकल है ना। क्यों होता है? क्योंकि अगर आप देखिए बेटा, तो चाहे लैंड हो बेटा, ठीक है ना, चाहे वो कोई और रिसोर्सेस हो, लैंड है, वाटर है, एयर है, इन सबको यूज़फुल कौन बनाता है, ह्यूमन बीइंग ही तो बनाते हैं। जैसे मान लीजिए वाटर है, अब वाटर बह रहा है, कोई मतलब नहीं, लेकिन बट उसको हम रोक करके बेटा उससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो उस वाटर की वैल्यू क्या हो जाती है कि कई हज़ार गुना बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो किसी भी रिसोर्स को यूजफुल केवल कौन बनाता है बेटा, केवल और केवल ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। जैसे अगर सोचो कि ह्यूमन बींग्स ना होते बेटा, तो पेट्रोलियम कौन निकालता, कोयले का यूज़ कौन करता है कि नहीं, सनलाइट का यूज़ कौन करता,
कोई मतलब ही नहीं रहता बेटा। इसलिए ह्यूमन बीइंग्स बेटा किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी परिवार के लिए, किसी भी समाज के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होते हैं। अब सोचिए कि अगर मान लीजिए किसी के परिवार में बहुत सारी संपत्ति हो पर है ना, बट उसके यहाँ अगर ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, परिवार छोटा है, कोई है नहीं यूज करने वाला, तो सारी संपत्ति एसेट्स उसकी क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। इसीलिए देश के लिए भी और परिवार के लिए भी क्या है बेटा, ह्यूमन बीइंग्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल्स वाया एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन बी गिव हाई रिटर्न्स इन अ फ्यूचर। जब हम ह्यूमन बीइंग्स पे ज़्यादा एजुकेशन खर्च करते हैं, ठीक ना, मेडिकल फैसिलिटी देते हैं, तो उससे कहीं ज़्यादा हमको बाद में रिटर्न मिलता है। जैसे हमने किसी व्यक्ति को पढ़ा के एक अच्छा इंजीनियर हमने बना दिया, अब वो पूरी ज़िंदगी बेटा बहुत सारे पैसे कमाएगा, देश की भलाई में अपना समय लगाएगा, ठीक है ना। वैसे ही अगर मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति को हेल्दी बना दिया, अनहेल्दी था, बीमार था, है ना, लग रहा था कि बचेगा नहीं, बट हमने इसको दवा करा के उसको हेल्दी कर दिया। अब जब हेल्दी हो गया बेटा तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट करेगा, कुछ ना कुछ काम करेगा, है ना, इनकम होगी, देश आगे बढ़ेगा। तो ये सारी बातें डिपेंड करती हैं एजुकेशन और हेल्थ केयर पर। नेक्स्ट बेटा, कंट्री लाइक जापान हैज़ इन्वेस्टेड अ लॉट इन ह्यूमन रिसोर्स, है ना। तो कुछ ऐसी कंट्री हैं बेटा जो ह्यूमन रिसोर्स पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं, जैसे कि जापान है बेटा। तो आपने देखा भी होगा कि जापान में सबसे ज़्यादा वृद्ध पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है ना, जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने की जो टाइम पीरियड है, वो जैसे इंडिया में 65 माना गया है, 65 साल औसत आदमी जीता है, बट वहाँ पर क्या है, लगभग 80 ईयर्स माना जाता है जापान में, कि वहाँ पर कम से कम लोग 80 साल तक जीते हैं, उसके बाद ही वो मरते हैं। दे डू नॉट हैव रिच नेचुरल रिसोर्स बट स्टिल दे आर कॉल्ड द डेवलप्ड नेशंस, ठीक है ना। जापान के पास बेटा ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स नहीं है। अगर आप देखें तो छोटा सा देश है एशिया में, बट वो क्या है कि एशिया का सिंगल कंट्री है जो कि डेवलप कंट्री है, और सारे के सारे देश आपको डेवलप मिलेंगे कहाँ पर बेटा, यूरोप में या फिर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मिलेंगे आपको। अब हम बात करते हैं बेटा टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की। देखिए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ ह्यूमन बीइंग परफॉर्म मैनी एक्टिविटीज़, ठीक ना, जैसे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर समझिए बेटा कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्यक्ति करते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी आप जरूर करते होंगे। जैसे आप एक टीचर हैं, तो अगर आप सरकारी जॉब में हैं बेटा या प्राइवेट जॉब में हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर आप अपने घर के ही लोगों को पढ़ा रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे, तो आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर सिंपल सा मतलब इतना हुआ बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी का कि when a person doing any work for their profit, earning money, है ना, satisfy their needs, so दिस एक्टिविटी आर कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब कोई व्यक्ति बेटा कोई काम करे, ठीक है ना, जिससे उसको इनकम हो, पैसे कमाए, कुल मिला के उसकी अर्निंग होनी चाहिए बस बेटा, तो वो क्या कहलाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि वर्कर्स हैं, जाते हैं, है ना, लेबर वर्क करते हैं, फार्मर्स हैं, खेती पे काम करते हैं, है ना, प्रोडक्ट बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, शॉपकीपर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, बहुत सारे लोग जो निकलते हैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो वो सारी एक्टिविटी जो भी वो करें बेटा, वो सब किस में आ जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। और इनसे जो वैल्यू प्राप्त होती है वो हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। भाई हर व्यक्ति कुछ न कुछ कमाता है, उसकी वैल्यू से क्या होता है, देश की इनकम में ग्रोथ होता है। दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब सोचो आपकी कुछ ऐसा काम आप करो जिससे आप सेटिस्फाई तो हो जाओ, बट आपको कोई पैसा ना मिले, ठीक है ना। तो जैसे क्या है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कॉल्ड द अनपेड एक्टिविटीज़, इट डन फॉर द पर्सनल सेटिस्फैक्शन, ठीक है ना। लोग पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। जैसे आप देखिए तो कहीं पर कुछ लोग भंडारा लगवा देते हैं, खिलाते हैं फ्री में लोगों को, वहीं पर वही सब्जी पूड़ी अगर आप खाने जाइए दुकान पर तो आपको पैसा पेड करना पड़ेगा, ठीक है ना। और दूसरा ये होगा, कुछ लोग देखिए फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं, और वहीं पर कुछ लोग पढ़ाने के लिए पैसा लेते हैं। तो जो पैसा लेते हैं वो इकोनॉमिक हो गया बेटा, जो फ्री में पढ़ाते हैं वो नॉन इकोनॉमिक हो गया। आपने देखा होगा बेटा ठंडी के टाइम पर कुछ लोग कपड़े बांटते हैं लोगों को फ्री में, कंबल बांटते हैं, ठीक है ना। और वही कंबल अगर आप जाइए दुकान से लेने के लिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो जो दुकान से आप लेते हैं तो शॉपकीपर इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, और जो आपको फ्री में कोई दे के चला जा रहा है उसको सांत्वना मिलता है, वो बड़ा खुश होता है कि भाई हमने दान कर दिया, हमको तो बड़ा आराम मिला, ठीक है ना, हमें इतना पैसा दान करना था। तो वो अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा बेटा, नॉन इकोनॉमिक हो जाएगा।
जैसे कि चैरिटी कैंप में आप कहीं पर कैंप लगा होता है, कुछ लोग पैसा खर्च कर देते हैं, कितने लोगों की हम दवा कराएंगे फ्री में, है ना। हाउस होल्ड वर्क है, जैसे आपकी मम्मी हैं, घर में काम कर रही हैं, ठीक है ना, तो आपको लगता है कि सब फ्री का हो रहा है, बट वो अपना टाइम वेस्ट मतलब टाइम यूज करती हैं घर परिवार के लिए, तो क्या है बेटा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अभी वही दूसरा काम कोई बाहर से करने के लिए, कोई लेडीज आए खाना बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, पैसा लेगी। जब पैसा लेगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा। हेल्पिंग द पुअर्स और डिसेबल्स, है ना, लोग मदद करते हैं, तो वो भी क्या है बेटा, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इट डज नॉट ऐड द वैल्यू नेशनल इनकम, और जब इससे कोई इनकम ही नहीं होगी बेटा, तो ये नेशनल इनकम में नहीं ऐड किया जाता है। टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इट हैड टू टाइप्स, मार्केट एक्टिविटी एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। अब देखिए बेटा, मार्केट एक्टिविटीज़ में क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड मार्केट एक्टिविटीज़, है ना। जो हम इकोनॉमिक करते हैं, जो हम पैसा कमाते हैं बेटा, वो हमारा किस में चला जाता है, मार्केट एक्टिविटीज़ में। जैसे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग, ठीक है ना। जब हम कोई गुड्स प्रोडक्ट करते हैं या हम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं पैसे के लिए, जैसे एक रिक्शा वाला है, आपको कहीं ले जाके छोड़ता है कुछ दूर तक, या ऑटो वाला, तो आपसे पैसे लेता है बेटा, तो क्या है, मार्केट एक्टिविटी में आ जाता है वो। नॉन मार्केट एक्टिविटी में क्या होगा, इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन। कुछ ऐसे भी हैं जो हम अपने लिए खुद के लिए करते हैं, जैसे सब्जी उगाते हैं, कुछ लोग मार्केट में ले जाकर बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, और कुछ लोग क्या है, अपने लिए उगाते हैं, है ना। तो बेटा क्या हो जाता है, नॉन मार्केट एक्टिविटी में आ जाता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 मेन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, प्राइमरी एक्टिविटी में आप जानते ही हो, आप क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे कि प्राइमरी एक्टिविटी में बेटा केवल हम एग्रीकल्चर को इंक्लूड करते हैं बस, है ना। तो हम ये कह सकते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज आल्सो कॉल्ड द एग्रो सेक्टर आर द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। अब देखिए, एग्रीकल्चर एक बड़ा एरिया होता है, उसमें फॉरेस्ट्री भी आती है बेटा, एनिमल हस्बेंड्री भी आता है, फिशिंग भी आता है, पोल्ट्री फार्मिंग भी आता है, माइनिंग भी आता है, ये सब किस में आता है, प्राइमरी में, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, बस सीधा सीधा। जैसे आप आम का बगीचा है आपने, ठीक है ना, आम उगाया, आप मार्केट में ले जाकर बेच रहे हैं, तो सब क्या है बेटा, प्राइमरी है। दूसरा है बेटा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, केवल मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है बस, ठीक है ना। प्राइमरी से जो सामान आता है बेटा, उसको जब हम मॉडिफाई करके दूसरा सामान बना देते हैं, तो हमारा सेकेंडरी में आ जाता है। जैसे कि आप समझिए कि हमने एक पेड़ काटा बेटा, उसकी लकड़ी अभी तक क्या है, प्राइमरी है, उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उस लकड़ी से हम बेटा टेबल, कुर्सी या मेज़ बना दें, हैं, तो क्या हो गया बेटा, कन्वर्ट हो गया सेकंड वैल्यूएबल गुड्स में, तो वो क्या हो जाता है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ गया, ठीक है ना। जैसे बेटा हम आम लेते हैं, आम का हम जूस बना दें, तो आम तो भी बेटा प्राइमरी है, लेकिन जब उसका हम जूस बनाते हैं बेटा, तो सेकेंडरी में आ जाता है, ठीक। ऐसे बेटा पोल्ट्री है, जब हम मुर्गी, है ना, पोल्ट्री फार्म कोई खोलता है, मुर्गी पालता है, तो बेटा वो प्राइमरी है, लेकिन जब उसके अंडे का, उसका मीट बेटा सप्लाई किया जाता है, तो क्या आ जाता है, वो सेकेंडरी में आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो सेकेंडरी एक्टिविटी है बेटा, टोटल डिपेंड किस पर है, रॉ मटेरियल पर, मतलब प्राइमरी पर, क्योंकि जब तक प्राइमरी से बेटा रॉ मटेरियल आएगा नहीं, तब तक वो सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा नहीं, ठीक ना। जैसे हम कॉटन लेते हैं, कॉटन उगाते हैं बेटा, अब कॉटन से बेटा हम कॉटन से कपड़े बनाते हैं, ठीक है ना, धागा बनाते हैं, धागा से हमारा फिर कपड़े तैयार किए जाते हैं। तो जब बेटा धागा तैयार किया जाता है या कपड़ा तैयार किया जाता है, तो वो सेकेंडरी है, लेकिन कॉटन हमारा क्या है बेटा, वो प्राइमरी है। जैसे शुगर केन से बेटा हम लोग चीनी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं ना, कॉटन से कॉटन क्लॉथ बनता है। तो इस सेक्टर को बेटा एक नाम और दिया गया है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। सेकंड है बेटा टर्शियरी, है ना। अब देखिए, जो टर्शियरी सेक्टर होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा, सर्विस सेक्टर। ये क्या करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी की मदद करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इट हेल्प द बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। कैसे मदद करता है बेटा, ये आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, टूरिज्म, इसमें आप सभी में देखिए बेटा, तो कहीं पर कोई चीज़ प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, केवल आपको सर्विस दी जा रही है, बस सेवा दिया जा रहा है, और उस सेवा के बदले में बेटा आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई प्रोडक्ट हुआ, आपने अपने एग्रीकल्चर में कोई प्रोडक्ट किया, पोटैटो, आलू गया। अब वो आलू बेटा क्या है, प्राइमरी है, लेकिन जब उसको आप ले जाकर मार्केट में सोल्ड करते हैं बेटा, तो वो जब मार्केट में ले जाएंगे, तो वो बेटा मार्केट तक ले जाने के लिए जिसका आप सपोर्ट लेंगे, जैसे ट्रांसपोर्ट का, तो ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा बेटा, सर्विस सेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट है बेटा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब देखिए किस तरीके की पॉपुलेशन होनी चाहिए किसी भी देश में, ठीक है ना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले।
तो ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस तरीके के हैं, स्किल्डफुल लोग हैं कि अनस्किल्डफुल लोग हैं, लिटरेट हैं कि इलिटरेट हैं, है ना, स्वस्थ हेल्दी हैं कि अनहेल्दी हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं किसी भी परिवार के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए इनकम का स्रोत क्या कैसे हो सकता है। जैसे कि द नंबर ऑफ़ पीपल्स लिविंग एन एरिया इज कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्स। बात बराबर हुई आपकी। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन डिटरमाइंस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। ठीक है ना, क्वालिटी और क्वांटिटी, ये भी बात ध्यान रखना कि किस तरीके की पॉपुलेशन है, कितनी मतलब किस तरीके की है, पढ़ी लिखी है, स्किल्डफुल है नहीं है। दूसरी बात कितनी संख्या है उनकी। ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती है बेटा, देश की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे किसी भी मान लीजिए हम परिवार ही ले रहे हैं बेटा, वहाँ पे 10 लोग हैं बस, बट उन 10 लोगों में बेटा केवल एक ही लोग जो है, तो बेटा उस परिवार में समझ लो 10 लोग हैं, ठीक है ना, उसमें से बेटा केवल 2 ही लोग ऐसे हैं जो स्किलफुल हैं, कुछ पैसे कमा सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटा वो क्या है कि वो अगर तो वो कम इनकम कर पाएंगे। अभी मान लीजिए 10 लोगों में से 10 के 10 ही क्या होते, स्किलफुल होते, पैसे कमाते, तो सोचो कितना ज़्यादा इनकम होती। ठीक, अगर मान लीजिए किसी परिवार में बेटा 2 लोग हैं, 2 के दोनों स्किलफुल हैं, तो भी क्या है कि यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि किसी भी देश में क्या है बेटा, क्वालिटी भी होनी चाहिए, क्वांटिटी भी, मतलब लोग भी स्किलफुल हों और ज़्यादा मात्रा में हों। जब ज़्यादा मात्रा में होंगे बेटा तो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा इनकम होगी। अब बेटा ये सब डिपेंड कैसे होता है, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ केयर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल्स फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल्स ऑफ द कंट्री। नाउ नेक्स्ट, रोल ऑफ द एजुकेशन। अब देखिए एजुकेशन का क्या रोल है, आप पूरा जानते होंगे कि बिना बेटा पढ़ाई के किसी भी व्यक्ति को हम अच्छे से स्किलफुल नहीं बना सकते हैं। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, इट इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटी। बेटा तो अगर व्यक्ति पढ़े रहेगा तो उससे बेटा जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। एंड एजुकेटेड पर्सनस अर्न हायर मनी एंड कंट्रीब्यूट्स अ लॉट इन अ इकोनॉमी। तो पढ़ा लिखा बेटा व्यक्ति जो होगा वो ज़्यादा पैसे कमाएगा और देश की इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट है बेटा हेल्थ। हेल्थ इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। हेल्थ प्ले अ विटाल रोल इन अ इंडिविजुअल्स वर्किंग लाइफ। अ फिजिकली और मेंटली इल पर्सन कैन नॉट वर्क इफिशिएंटली। तो बेटा हेल्थ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लीजिए कोई बीमार व्यक्ति है तो वो उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाएगा जितना कि एक हेल्दी पर्सन ज़्यादा वर्क कर पाएगा, ठीक है ना। सो गवर्नमेंट शुड इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हेल्थ स्टेटस गवर्नमेंट पॉपुलेशन का इंक्रीज़ करे, ठीक है ना। मतलब अपने जनता को वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराए जिससे लोग उसके हेल्दी हों। हेल्दी रहेंगे बेटा तो अच्छा वर्क करेंगे, बीमार रहेंगे तो वो उनका सारा पैसा और सारा टाइम बेटा दवा कराने में ही चला जाएगा। नेक्स्ट बेटा अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हेन अ पीपल्स हु आर विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट्स कैन नॉट फाइंड जॉब, ठीक है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेटा बेरोजगार। मतलब ये हुआ कि जो मजदूरी दर करंट में है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति जॉब नहीं पाता है बेटा तो उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो रेट है, जैसे मान लीजिए मार्केट में लेबर रेट मान लीजिए 400 रुपये सरकार ने निर्धारित कर दिया कि कोई व्यक्ति काम करेगा उसको 400 रुपये मिलेगा। अब पता चला कि कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है बट उसको जॉब नहीं मिल रही है, वो कहीं पर जाके 200 रुपये पर डे के हिसाब से अर्थात महीने के 6000 के हिसाब से जॉब करने लगा, ठीक ना। तो वो बेटा क्या कहलाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा, वो अनएम्प्लॉयड कहला जाएगा। व्हेन वी टॉक अनएम्प्लॉयड पीपल्स वी रिफर टू दोज इन अ एज ग्रुप ऑफ 15 to 59। और यहाँ पर ये भी देखना है कि अनएम्प्लॉयड पीपल्स की जो एज मानी गई हो बेटा 15 से लेकर के 59 तक। इसलिए आप देखते होंगे कि अधिकतर सरकारी नौकरियों में बेटा 60 साल में रिटायरमेंट कर दिया जाता है उनको। जब वो 60 की एज कंप्लीट कर लेते हैं, 60 पहुंच जाते हैं तो उनको रिटायर कर दिया जाता है। इसलिए क्योंकि अब माना जाता है सरकारी तौर पर कि अब इनसे काम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। मतलब वो उस स्तर का काम नहीं हो पाएगा जिसके लिए इनको रखा गया है। चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 15 एंड ओल्ड पीपल्स आर अबव द 60, ठीक है ना। बच्चे 15 साल से नीचे और वृद्ध जो 60 साल से ऊपर हैं, ये बेटा देश के लिए या कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्राप्त हो।
हालांकि वो अलग बात है बेटा कि आप छोटे छोटे बच्चों को देखते होंगे ढाबे पर कहीं पर, है ना, या 60 साल से भी ऊपर हैं, रिटायर हो चुके हैं, फिर भी काम कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन सरकारी तौर पर एक साइंटिफिक तौर पर उनको माना जाता है कि 15 साल से बच्चे या व्यक्ति वयस्क हो जाता है, काम करने के योग्य हो जाता है, और 60 साल के ऊपर फिर क्या है, वो उसकी क्षमता नहीं होती जितना वो प्रोटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज। अब हम देखेंगे बेटा, तो यहाँ पर 2 टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं रूरल एरिया में बेटा। तो देखिए रूरल एरिया में क्या है बेटा, पहले तो है सीजनल। तो सीजनल का मतलब होता है बेटा कि जो सीजन पर काम में आए उसके बाद वो, है ना, उनका कोई मतलब ना रहे। जैसे इट अकर्स व्हेन द पीपल्स फेल टू गेट वर्क ड्यूरिंग द सम मंथ ऑफ द ईयर, है ना। फार्म लेबर्स यूजुअली फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। देखिए आपने बेटा देखा होगा एग्रीकल्चर में कुछ महीने में क्या होता है, बहुत काम होता है, सीड्स को उगाया जाता है, बोया जाता है, काटा जाता है। तो जैसे मान लीजिए धान की रोपाई है, तो मई जून में बेटा इसमें बहुत काम होता है, ठीक ना। उसके बाद फिर क्या, धान लग गया, अब उसके लिए टाइम लगता है कि तैयार होगा धान। अक्टूबर नवंबर में जाके कटाई होती है उसकी। अक्टूबर नवंबर में बेटा जब धान की कटाई की जाती है तो उसके बीच में अगस्त सितंबर में वो 2 महीने तक क्या होता है बेटा, फ्री रहता है, खाली रहता है। तो इस तरीके से वो पूरे मंथ 12 मंथ वो क्या है बेटा, बिजी नहीं है, पैसे नहीं इनकम कर पा रहा है। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि फार्मर बेटा किस कैटेगरी में आता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में आता है, कि सीजन पर उसका वर्क लगता है, उसके बाद क्या हो जाता है बेटा, मतलब उसका काम नहीं होता है। जैसे कि पहले क्या था, तो जो फैक्ट्रियाँ लग चुकी है उसमें 12 मंथ काम होता था। पहले क्या होता था कि गर्मी का कपड़ा बनाने के लिए अलग फैक्ट्री होती थी, ठंडी कपड़ा बनाने के लिए अलग। तो वो सीजन में, साल में कुछ ही सीजन उनका काम चलता था, उसके बाद जब वो मौसम चेंज हो जाता था तो उनकी फैक्ट्री बंद हो जाती थी। तो लेबर क्या हो जाते थे बेटा, अनएम्प्लॉयड हो जाते थे। तो यहाँ पर सीजनल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जिनकी डिमांड कुछ ही टाइम पर हो, उसके बाद वो फिर फ्री रहते हैं, उनको कोई डिमांड ना हो, फिर टाइम आने पर फिर उनको पूछा जाए। दूसरा बेटा डिसगाइज्ड, ठीक ना, अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब होता है हिडन, छिपी हुई बेरोजगारी। जैसे सपोज कीजिए कि मान लीजिए किसी परिवार में 10 लोग हैं और एग्रीकल्चर में काम करने जाते हैं, वहाँ पर 8 लोग एबल हैं काम करने के, 2 लोग बच्चे में आते हैं, ठीक ना। अब एग्रीकल्चर में जाते हैं, लगे रहते हैं दिन भर, फिर भी वहाँ पर अगर देखा जाए सही तो वहाँ पर पता चला कि केवल 2 लोगों का काम है, शेष 6 लोगों को कोई काम नहीं है, ठीक ना। तो इसका मतलब भी हुआ कि जो 6 लोग हैं ये एक्स्ट्रा जाके उसमें लगे हुए हैं, जबकि इनका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर इन 6 लोगों के लिए हम बोलेंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब छिपी हुई बेरोजगारी, कि इनका काम नहीं है फिर भी उसी में लगे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं बस, ठीक है ना। जैसे कोई व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकता है बेटा, लेकिन उसको उस लेवल का काम नहीं मिल रहा है जितने कोई एबल है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति MSc BSc पढ़ा हुआ है, ठीक है ना बेटा, अब वो काम कर सकता है बहुत अच्छे से, ठीक है, पढ़ा सकता है, बट उसको दे दिया गया प्राइमरी लेवल का पढ़ाने के लिए, और पढ़ा सकता है इंटर के लोगों को, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि वो डिसगाइज्ड में आ जाएगा कि उसकी क्षमता है कुछ और करने की, बट उससे बहुत लो वर्क लिया जा रहा है, ठीक ना। तो मतलब क्या हो जाएगा बेटा, वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा अनएम्प्लॉयमेंट इन द अर्बन एरिया। अब बेटा आपने ग्रामीण में देखा, अब आप शहरी में देख लीजिए। देखिए एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज़ कंडीशन व्हेन अ पर्सन इज एजुकेटेड एंड इज नॉट एबल टू फाइंड अ सुटेबल एंड एफिशिएंट जॉब फॉर हिमसेल्फ। आपने देखा होगा कि जैसे कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है बट उसके लेवल का जॉब नहीं मिलता है उसको। जैसे अभी हमने आपको बताया कि वो पढ़ा लिखा हुआ है, अच्छा सा B.Ed है, M.Ed है, MSc है, BSc है ना, बट उसको उस लेवल की जॉब ना मिल के कुछ और पा गया। मान लीजिए वो सिक्योरिटी जॉब में लग गया, उसको बहुत पैसे की ज़रूरत थी, वो किसी कंपनी में चला गया, पैकिंग का काम कर रहा है, प्रोडक्शन के काम में लग गया है, बट उसने कुछ और कोर्स किया हुआ है। तो ये बेटा क्या हो जाता है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। दिस आल्सो अकर्स व्हेन देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ द ग्रेजुएट एंड द पोस्ट ग्रेजुएट बट लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी। तो ये कब होता है बेटा कि जब पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होते हैं बट जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती है। जैसे मान लीजिए 10 जॉब हैं और पढ़े लिखे लोगों की संख्या बेटा हज़ारों में है, तो ऐसी संख्या ज़्यादा हो जाती है किसकी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की। इन इंडिया हाई एजुकेटेड पर्सनस अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ इंक्रीज फास्टर दैन अदर्स। नेक्स्ट है बेटा टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ बेटा कि जब टेक्नोलॉजी के आ जाने से लोगों की जॉब छूट जाती है, उनको जॉब से निकाल दिया जाता है। जैसे कहीं पर आपने देखा होगा कि क्लर्क लोग होते हैं, काम करते लिखा पढ़ी का, बट 10 लोग लगे हुए हैं, उनकी जगह पे कंप्यूटर ला के रख दिया गया और 1 लोग बैठा दिए गए, 9 लोगों को निकाल दिया गया। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, बेरोजगार हो गए। किसकी वजह से बेरोजगार हुए, टेक्नोलॉजी की वजह से। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, उसको टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट होता है बेटा
कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। अब इसके हम कॉन्सिक्वेंस देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू द वेस्टेज ऑफ द मैन पावर्स रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट से अगर आप देखिए बेटा तो मैन पावर ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, उसका यूज नहीं हो पाता है। अनएम्प्लॉयमेंट्स टेंड टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ओवरलोड दैट इज़ डिपेंड ऑन द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट टेंड टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ओवरलोड, तो क्या होता है बेटा, इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ता है, लोग कमाते नहीं हैं, नीड उनकी बहुत ज़्यादा है, खर्च उनके बहुत ज़्यादा हैं, बट उनके पास पैसे नहीं हैं। तो ये इससे क्या हो जाता है बेटा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, इकोनॉमिक डिसबैलेंस हो जाता है कंट्री में। नेक्स्ट बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट में लीड टू इंक्रीज इन सोशल अनरेस्ट एंड द टेंशन। अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होता है बेटा, सोशल अस्थिरता आती है, लोग टेंशन में होते हैं, मतलब बेरोजगार हैं तो पैसे कमाने के लिए वो परेशान रहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा, मेजर टू मिटिगेट द एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड कराया जाए, तो सबसे पहले क्या है कि एजुकेशन को बहुत बेहतर दिया जाए उनको, है ना, कि जिससे वो पढ़ लिख करके पोस्ट ग्रेजुएट होकर के खाली ना बैठे, कुछ न कुछ पैसे कमाएँ। नेक्स्ट है, एजुकेशन सेक्टर शुड बी इंडिविजुअल्स चॉइस एंड एबिलिटी, ठीक है ना। तो लोगों को उनको मतलब सबके हिसाब से नहीं, वो जो जिस सेक्टर में जाना चाहते हैं उनकी जिसमें ज़्यादा चॉइस हो उस हिसाब से उनको एजुकेशन दिया जाए। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूअर सब्जेक्ट एंड ग्रोथ फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटी, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नए नए सब्जेक्ट आएँ, है ना, उनको सिखाए जाएँ, मशीनरी वर्क सिखाया जाए, स्किलफुल बनाया जाए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब पा सकें। अब बेटा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे देखिए सम बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होती है बेटा, है ना, 1000 बच्चों पे लाइव बर्थ पे कितने लोग जिंदा हैं, ठीक ना। डेथ रेट क्या होती है, द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, कि एक साल में कितने लोग मरते हैं। जैसे मान लीजिए एक साल में कहीं जनसंख्या बेटा 1 लाख है और उसमें से बेटा 100 लोग मर जा रहे हैं, तो हम ये मानेंगे, तो हम 1000 पे देखेंगे कि 1000 पे कितने लोग मर रहे हैं, तो पता चला 1000 पे 10 लोग मर रहे हैं, तो ये उसकी बेटा क्या हो जाएगी, 10% बर्थ रेट डेथ रेट हो जाएगी। और यही सेम हम मानेंगे कि 1000 लोगों पे कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है ना, मतलब पैदा होकर बच रहे हैं, 1 साल तक उनको हम बेड भी करते हैं। पता चला कि वो पैदा हुए 10 बच्चे, अब बच रहे हैं उसमें से 8 ही बच्चे, तो उस 8 को हम मानेंगे कि हाँ ये बर्थ रेट है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हम मानेंगे, देखना बेटा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में क्या होता है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 एज कंप्लीट करने के पहले मर जाते हैं, ठीक है ना, तो उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं हम लोग। इट इज़ द नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर, ठीक है ना। तो बेटा 1 साल में कितने ऐसे बच्चे हैं जो पैदा होते हैं और 1 साल की एज पूरा करते करते वो मर जाते हैं, जिसको बोलते हैं बेटा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं हम। नेक्स्ट है बेटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। इट इज़ द नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। इसका मतलब ये हुआ कि कितने साल तक कोई व्यक्ति जीवित रहता है, जो अभी हमने बताया था आपको, है ना, औसत जीवन कितना होता है किसी भी व्यक्ति की। जैसे इंडिया में हमने बताया कि 65 ईयर्स माना जाता है औसत लाइफ। नेशनल इनकम क्या होती है बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा, इनकम, नेशनल इनकम। इट इज़ द एस्टिमेट ऑफ द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री। एक साल में बेटा किसी भी देश में जो फाइनल गुड्स तैयार किए जाते हैं उनसे जो इनकम होती है वो बेटा नेशनल इनकम होती है। नेक्स्ट बेटा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GDP। तो देखिए, इट इज़ द एस्टिमेट ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन अ गिवन टाइम पीरियड। तो ठीक है ना, तो मतलब जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज तैयार किए जाते हैं देश के निवासियों के थ्रू, जो देश में रहते हैं, ठीक है ना, उनके थ्रू जो तैयार किया जाता है बेटा, उससे जो इनकम होती है उसको हम बोलते हैं GDP। ओके स्टूडेंट्स, बेटा आई होप कि आपको बेटा ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बेटा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा बाय, हैव अ ग्रेट डे।